अगला हम पहुंच गए भैया, अब पहुंच गए पेडोलॉजी में। अब यहां से जितने भी सवाल आपके होंगे वो कहाँ के होंगे? पेडोलॉजी के होंगे। ठीक है। शिक्षक 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी अपनाए? बोला जा रहा है कि अगर किसी शिक्षक को 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ाना है तो वो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाए जो सबको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। केवल नियम याद कराना, भाई केवल नियम आप अगर याद करा दोगे तो उनको समझ में कैसे आएगा कि इस नियम को अप्लाई कहाँ करना है, लगाना कैसे है, कैसे हम संख्या के साथ इसका तालमेल बैठाएंगे। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सेट होगा। अनेक उदाहरण एवं प्रति उदाहरण देना, हाँ ये चीजें सही हो सकती, बहुत सारे उदाहरण दो और उसके प्रति उदाहरण, उसके साथ भी उदाहरण दो। केवल अभ्यास प्रश्न कराना, नहीं बिल्कुल अभ्यास प्रश्न कराने से तो हमारा 5 का विभाज्यता का नियम बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगा। केवल गृह कार्य से, केवल गृह कार्य से भी नहीं हो पाए। मतलब सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन जवाब कौन सा लग रहा है आपको? बी वाला ऑप्शन लग रहा है। देखो क्यों ऐसा है, केवल नियम याद करा दोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे अप्लाई करना है। अब अनेक उदाहरण देखिए, अब अनेक उदाहरण देने का मतलब उदाहरण का सिंबल क्या, मतलब मीनिंग क्या होता है? हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, उस पे 5 की विभाज्यता का नियम बता के कैसे कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे कैसे उस पे फॉलो कराना है, उसको लिखेंगे। फिर से प्रति उदाहरण देना, उसके साथ भी उदाहरण और उदाहरण देंगे, उसके साथ उदाहरण देंगे। तो उसमें क्या है, जब बार बार नियम के साथ किसी संख्या पे हम क्या करेंगे, 5 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो चीजें साथ में विभाज्यता का नियम भी समझ में आ जाएगा और कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। केवल अभ्यास प्रश्न करा के, अब प्रश्न हम कराना शुरू के, क्वेश्चन दे दिए डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दिए, अब उनको समझ नहीं आती कौन से नियम से काट दिए सर। उसको तो लगे भाई 3 से भी डिवाइड हो सकता था सर, 5 से ही काहे काट दिए, है कि नहीं? तो अभ्यास प्रश्न से तो निश्चित नहीं कि जब तक हम उनके नियम को उदाहरण के साथ नहीं बताएंगे। केवल गृह कार्य, आप गृह कार्य दे दिए, नियम पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आया है क्या है, उन्होंने छाप लिया, आपने गृह कार्य दे दिया। जैसे पहला नियम है, केवल नियम याद करा दिया, आपने नियम लिखा दिया और उसके बाद गृह कार्य दे दिया, उनको समझाया नहीं कि अप्लाई कैसे करना। तो नियम याद तो है, होमवर्क भी मिल गया, लेकिन लगाए कैसे है, पता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो अनेक उदाहरण और समथिंग। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? एक छात्र कहता है कि अंतिम अंक शून्य है। एक छात्र क्या कहता है? अंतिम अंक शून्य है, इसलिए संख्या केवल 10 से विभाज्य होगी। इसलिए संख्या 10 से विभाज्य होगी, 5 से नहीं। शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया होगी। अब देखो यहाँ पे जब हम पेडोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, पेडोलॉजी का मतलब होता है कि आप एक टीचर, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक की वरीयता के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। आप इस जगह पे कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे समझाने की कोशिश करेंगे। एक छात्र कहता है कि अंतिम अंक शून्य है, इसलिए वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, लेकिन 5 से नहीं होगी। अब तुम तो सोचोगे ये गलत बोल रहा है, 5 से काहे नहीं होगी, वो भी तो शून्य कंटेन करने पे विभाजित करता है। अब यही तुमसे पूछा जा रहा है शिक्षक की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या यहाँ पे होनी चाहिए? छात्र को गलत कहना, उदाहरण देखकर स्वयं निष्कर्ष निकलवाना, उत्तर लिखवा देना, दंड देना। बताओ भाई कौन सा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखो छात्र को गलत कहना, बिल्कुल नहीं, छात्र ने गलत तो नहीं कहा, एक हिसाब से सही ही कहा ना, क्योंकि अंतिम अंक शून्य है और 10 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य होना उसके दिमाग में नहीं चल पा रहा है। तो लेकिन जितना उसने बात कहा, यहाँ तक की बात तो उसके हिसाब से सही है, तो उसको तो थोड़ा सा अप्रिशिएट आपको करना पड़ेगा। तो छात्र को गलत तो अभी नहीं कह सकते हम, गलत करोगे तो उसका मनोबल भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण देकर स्वयं निष्कर्ष लिखवाना, अब क्या करें हम कि एक उदाहरण ऐसे दे दें, जैसे मैंने लिख दिया 550 ना। अब इसको बोलो कि चलो 10 से विभाजित करो, इसको 10 से उसने विभाजित किया, 10 पचे 50 ना, आपको क्या मिला 5, फिर से 50, फिर से 50, उसका डिवाइड हो गया। बोलो कि अब इसी 550 को 5 से विभाजित करो, तो 5 एकम 5 कट गया, फिर से 5 एकम 5 फिर से कट गया और शून्य आया,
शून्य लगा दिया। अब देखो 550 5 से भी कट, अब बच्चे के दिमाग, अच्छा हाँ अगर शून्य है तो 5 से भी विभाजित होगा। क्या समझ में आया? अगर शून्य है तो 5 से भी विभाजित होगा, तो इसका मतलब सबसे बेहतरीन ऑप्शन अभी तक हमको क्या मिला? उदाहरण देखकर स्वयं से निष्कर्ष निकलवाना। उत्तर लिखवा देना, अरे बिल्कुल नहीं भैया, उत्तर लिखवा दोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि शून्य होने पर 5 से विभाजित होगा। दंड देना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? विभाज्यता के नियम पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभाज्यता के नियम को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणना कम करना। हाँ, विभाज्यता का नियम इसी वजह से पढ़ते हैं हम कि ताकि हमको गणना मतलब कैलकुलेशन, हमको गुणा भाग जोड़ घटाव कम करना पड़े, ज्यादा माथापच्ची ना करना पड़े, तो गणना कम करना। हाँ, ये बात सही हो सकती है। तार्किक सोच विकसित करना, ये भी सही है। भाई हम विभाज्यता के नियम से क्या करते हैं? तर्क तो अप्लाई कर रहे हैं कि इस तर्क के आधार पे इसको मान लेंगे, इस तर्क के आधार, जैसे 3 से विभाज्यता के लिए सभी अंकों का जोड़ कर लेना है, 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंकों को भाग दे लेना है, 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक ले लेना है। ठीक है, इस तरह से 5 के लिए 0 और 5 ले लेना है, 10 के लिए 0 ले लेना है। तो तार्किक सोच भी विकसित हो रही है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक गणना में सहायता करना। अब मानसिक गणना का मतलब क्या होता है? हमको जैसे कोई सवाल कोई दिया, कोई प्रश्न कोई दिया, अब उसको मैं क्या करूं, जैसे मेरे को प्रश्न मिलता है तो हम उसको कॉपी पेन से ना सॉल्व करके अपने दिमाग में सॉल्व करना शुरू कर दें, अपने मन से सॉल्व करना शुरू कर दें, तो उसको बोलते हैं मानसिक गणना। तो मानसिक गणना में भी सहायता करता है, बिल्कुल भैया मानसिक गणना में भी सहायता करेगा। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? उपरोक्त तो सभी। तो मतलब अब इन सही तो तीनों है, लेकिन अगर हमको एक ऑप्शन चुनना है तो कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे? उपरोक्त सभी। ऊपर दिए गए, ऊपर उपयुक्त उपयुक्त जो हुए हैं, उपयोगी जो हुए हैं, वो सब के सब। समझ में आई बातें भाई? विभाज्यता के नियम पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गणना कम करना, तार्किक सोच विकसित करना, मानसिक गणना में सहायता करना। सही बात। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में विभाज्यता की अवधारणा, विद्यार्थियों में विभाज्यता की अवधारणा विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री होगी। अब ध्यान दो, विद्यार्थियों में विभाज्यता की अवधारणा विकसित करने, उनके अंदर इस विभाज्यता की अवधारणा को बनाए रखने और डेवलप करने की सबसे उपयुक्त सामग्री क्या हो सकती है? केवल ब्लैक बोर्ड? क्या सिर्फ केवल ब्लैक बोर्ड हो सकता है? सोचो कि अगर किसी विद्यार्थी में या विद्यार्थियों में हमको विभाज्यता की अवधारणा को विकसित करना है, बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उनको समझाना है, तो क्या सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही एक बेस्ट तरीका, सबसे बेहतरीन क्या बोलते सामग्री हो सकती है? संख्या का कार्ड एवं गतिविधियां, केवल पुस्तक, केवल परीक्षा। देखो केवल ब्लैक बोर्ड से तो काम हमारा नहीं होने वाला, केवल ब्लैक बोर्ड से तो काम नहीं होने वाला, केवल पुस्तक से भी काम नहीं होने वाला, और केवल परीक्षा से भी काम नहीं। संख्या कार्ड भी और उससे जुड़ी गतिविधियां सबसे बेहतरीन सामग्री होगी। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो संख्या कार्ड एवं गतिविधियां, जिससे विद्यार्थियों को विभाज्यता की अवधारणा अच्छे से विकसित हो सके, अच्छे से उनमें समझ में आ सके। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखो। यदि अधिकांश विद्यार्थी 5 और 10 की विभाज्यता में भ्रमित हों, अगर क्या कह रहा है? यदि अधिकांश विद्यार्थी 5 और 10 की विभाज्यता में क्या हो जाए? भ्रमित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि दोनों के नियम कुछ लगभग सिमिलर है। 5 भी क्या कहता है? 0 और 5 चाहिए, 10 क्या कहता है? 0 चाहिए, लेकिन दोनों में 0 आ गया ना, तो दोनों में 0 आ गया, यही एक 5 एक्स्ट्रा हो रहा है 5 वाले में। तो दोनों में कभी कभी विद्यार्थी क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 और 10 की विभाज्यता में भ्रमित हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगला अध्याय पढ़ा देना चाहिए। अरे नहीं भाई, अगला अध्याय काहे पढ़ा दोगे? अभी तो भ्रमित है, अभी तो कंफ्यूज है, अभी तो उसके कंफ्यूजन को क्लियर करो ना। तो अगला अध्याय पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, किसी के हिसाब से ऐसा है कि पढ़ाना चाहिए। पुनः गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए, हाँ ये बात सही हो सकती है, फिर से उस पे गतिविधि के आधार पे एक शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, केवल टेस्ट लेना चाहिए, अरे नहीं भाई, जब उसको पता ही नहीं है, कंफ्यूजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, केवल टेस्ट लेके क्या पाओगे, क्या फायदा मिलने वाला आपको टेस्ट लेके उसमें, समझ में आया। गृह कार्य देना चाहिए, अब उसको पता ही नहीं है, वो ऑलरेडी कंफ्यूज है 5 और 10 के विभाजता के नियम में, अब तुम उसको गृह कार्य भी दे रहे हो, और जब गृह कार्य दे दो क्या करके आएगा, वो तो 5 और 10 में ऑलरेडी कंफ्यूज है ना, वो क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा कि ये 5 से विभाजित 10, जो 5 से विभाजित हो रहा है उसको भी 10 से लगा के आएगा, जो 10 से हो रहा है उसको 5 से लगा, ऐसा तो होता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी जो 5 वाली है ना, तो 5 10 दोनों से लगा के आएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, तो शून्य पे कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा हैं, जब शून्य पे कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा हैं तो सिंपल सी बात है वो कहाँ गलती करके आएगा, शून्य पे गलती करके आएगा, तो हमको क्या करना चाहिए, पूरा गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, चला जाए आगे बढ़ा जाए भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अब हमको क्या, सीटेट का एग्जाम हमको देना है 2026 का, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, सूत्र याद कराना, सूत्र याद कराना, अरे भैया याद कराने कौन सी जरूरत है, रट्टा मरवाने से क्या फायदा, रटाना, याद कराना रटाना बात ही एक लगभग एक ही हुई, याद कराना रटा देना। गणितीय चिंतन विकसित करना, हाँ ये कुछ हद तक सही है, अभी और भी ऑप्शन दे, केवल परीक्षा की तरह नहीं भैया, सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कराना, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, गणितीय चिंतन विकसित करना, मतलब सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गणितीय चिंतन विकसित करना। सूत्र याद कराने से हमारा कोई काम, सूत्र हमने याद कर लिया, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, लगाना का है, कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व पता ही नहीं है, तो रटे रहो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फायदा है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, आपको लगता है कि अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो हमको कोई फायदा मिलने वाला है, मिलेगा कुछ, नहीं मिलने वाला है कि नहीं। अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो अगर हमको उसको अप्लाई करना, उसको कैसे कैसे हमको क्वेश्चन अटेंड करने उसके हिसाब से हमको पता नहीं, हमारा क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं है। ठीक, रटाना, रटाने से भी कोई, गणितीय चिंतन विकसित, हाँ ये है कि इससे अगर हम गणितीय चिंतन विकसित कर पाए, कुछ उनको समझाने की कोशिश कर पाए, गणितीय चिंतन उसमें मतलब सोच पाए गणितीय रूप में किसी चीज को, अच्छा इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, तो एक गणितीय चिंतन अगर उन्हें विकसित कर पाए, ये मुख्य उद्देश्य है सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का। समझ में आई बातें, क्लियर, चलो भाई अगला सवाल हमारा क्या है, विभाज्यता पढ़ाते समय सबसे पहले क्या कराया जाना चाहिए। अगर आपको विभाज्यता पढ़ाना है, आप एक अध्यापक हैं, आपको विभाज्यता पढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या करें, नियम लिखवा दें, सबसे पहले क्या करें, नियम लिखवा दें, अरे नहीं भाई नियम ही लिखवा दोगे तो कैसे समझ में, डायरेक्ट हम पहुंचे नियम लिखो नियम, यही नियम है, क्या फायदा, पैटर्न का अवलोकन कराना, ये तो कुछ हद तक सही हो गया, क्या कराना, पैटर्न का अवलोकन कराना। अब पैटर्न का अवलोकन कराने का मतलब किस क्रम में कोई चीजें काम कर रही हैं, किस तरह से कोई चीजें, से डिविजिबिलिटी ऑफ टू की बात करें, दो से विभाज्यता की बात करें, तो दो से विभाज्यता कौन से क्रम पे काम कर रहा है, तीन की विभाज्यता किस क्रम पे काम कर रहा है, चार की विभाज्यता किस क्रम पे, उसका पैटर्न क्या बन रहा है, उसका अवलोकन कराओ, उसको उनको महसूस कराओ कि ये चीजें ऐसी होंगी तो इस वजह से हो जा रही हैं, है ना। जैसे दो से विभाज्यता के लिए क्या, 0 2 4 6 8, अगर इकाई के स्थान पे इनमें से कोई है तभी दो उसको विभाजित कर पा रहा है, ये हमको देखने को मिला, 2 4 5 6 एग्जाम्पल हमने लिया, हर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई एक संख्या अगर है इकाई के स्थान पे तो वो 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो हमको क्या समझ, एक पैटर्न का अवलोकन हुआ, एक पैटर्न को समझ में आया, अच्छा हाँ अगर ऐसा होगा तो हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब पैटर्न का अवलोकन कराना चाहिए। दूसरा, परीक्षा लेना, अरे कैसी परीक्षा ले लोगे, पहले सिखाओ तो, गृह कार्य देना, अरे गृह कार्य काहे दे दोगे भैया, जब हम सिखा ही नहीं पाए अभी तक, उनको यही नहीं, पैटर्न ही नहीं पता, तो गृह का नियम लिखवा दो, गृह कार्य दे दो, कैसे करके आएंगे, पता ही नहीं।
है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, पैटर्न का अवलोकन कराना। क्या होगा, पैटर्न का अवलोकन कराना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गतिविधि विभाज्यता के नियम को सबसे अधिक स्पष्ट करती है। कौन सी गतिविधि विभाज्यता के नियम को सबसे अधिक स्पष्ट करती है। केवल व्याख्यान, हाँ कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन केवल लगा हुआ है, केवल व्याख्यान तो नहीं हो सकता है कि अगर हम क्या करें, हम सिर्फ ऐसे व्याख्या कर दें सारी चीज़ों का, तो उस चीज़ से हम सारी चीज़ों को नहीं समझा सकते। तो अगर यही केवल नहीं होता तो व्याख्यान कुछ हद तक सही हो जाता, लेकिन केवल व्याख्यान होने की वजह से हम इस चीज़ को गलत मान सकते हैं। संख्या कार्डों का वर्गीकरण, संख्या कार्डों का वर्गीकरण या मतलब संख्याओं का वर्गीकरण मान लो, तो कौन सी गति विभाज्यता के नियम को सबसे अधिक स्पष्ट करती है। तो सबसे अधिक स्पष्ट करने में अभी तक हमको क्या मिला, संख्या कार्डों का वर्गीकरण, मतलब संख्याओं का हम वर्गीकरण कर लें, पहले संख्याओं का क्या करें, वर्गीकरण कर लें, उनके क्रम को, उनके जो हमारे पैटर्न है उनको, उनका वर्गीकरण कर लें। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कुछ हद तक ये वाला सही हो गया। केवल नोट्स नहीं भाई, केवल नोट्स दे देने से हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं, केवल टेस्ट लेने से भी हम उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब ये तो ये दोनों तो गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, जो थोड़ा बहुत सही था वो सबसे ज्यादा सही हो गया यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। बाकी और भी चीजें हैं जो गति विभाज्यता के नियम को सबसे अधिक रूप से स्पष्ट कर सकती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। यदि कोई छात्र बार बार गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ भैया। सभी मास्टर बनने चल रहे हो, सभी शिक्षक बनने चल रहे हो, कोई जूनियर का बनेगा, कोई सीनियर का बनेगा, कोई कहीं का बनेगा, हर कोई शिक्षक बनने के रास्ते पे है, हर कोई शिक्षक बनने के पथ पे निकल चुके हो। तो बताओ, यदि कोई छात्र बार बार आपको गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताओ, मारोगे, पीटने लगोगे, या डांटना शुरू कर दोगे, क्लास से बाहर निकाल दोगे, क्या करोगे। क्योंकि आप बार बार पढ़ा रहे हो, बार बार उत्तर गलत दे रहा है। तो डांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए भैया। डांटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। क्यों नहीं डांटना, अब डांटोगे तो दोबारा आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आपके उत्तर को सही से नहीं दे पाएगा, हमेशा आपसे डरता रहेगा कि अभी कुछ बोलेंगे डांट खा जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, त्रुटि का विश्लेषण कर सुधारात्मक शिक्षण देना, मतलब जो गलतियां हो रही हैं उसका विश्लेषण करो, उसको समझो, उसको देखो। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसमें दो गलतियां हैं, आप उसके आईक्यू लेवल, उसके माइंडसेट के हिसाब से आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। जो छात्र है या जो छात्रा है, जो भी आपसे सीख रहा है, उसकी तो जो गलती है, अभी वो आप छोटा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, वो जवाब भी आपका दे रहा है, मतलब अगर वो गलत जवाब दे रहा है इसका मतलब है शिक्षक जो है, शिक्षक जो उसको सिखा रहा है उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके माइंड सेट के हिसाब से, उसके प्रोसेस के हिसाब से उसको नहीं समझा पा रहा है ताकि उस चीज को एडाप्ट कर पाए। तो पहली गलती तो शिक्षक की है, और दूसरा उसको क्या करना, त्रुटि का विश्लेषण करो पहले। जब उसके त्रुटि का विश्लेषण आप कर पाओगे कि ये इस चीज को ऐसे नहीं समझ पा रहा है ना, जैसे मान लो मैं अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ पढ़ाऊं, तो उसको मैं डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल टू सी के हिसाब से पढ़ा दूं, नहीं समझ में आए मैं उसको फैमिली एग्जाम्पल से पढ़ा दूं, वो अगर समझ में आता है तो वो ज्यादा बेहतरीन है। क्लियर बात है, एक मिनट भाई। ठीक, तो त्रुटि का विश्लेषण कर सुधारात्मक शिक्षण देना, ये ऑप्शन अभी तक तो सही है। अंक काट देना, अरे नहीं भाई, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वो आगे पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा पाए। अनदेखा कर देना, भाई अगर आप अनदेखा कर देते हो, अगर आप अनदेखा कर देते हो, डांटते हो, अंक काटते, तो ये टीचर बनने के लक्षण नहीं आएंगे, टीचर की कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं कर पा रहे हो, सही से सेट नहीं हो पा रहे हो आप, क्योंकि आपके डांटने से वो सीखना उसका कम हो जाएगा। अंक काट लोगे तो मोरल डाउन हो जाएगा, उसका जो उत्साह है कम। अनदेखा कर दोगे तो वो हमेशा उस गलती को दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा, और आगे के समय में उसको ज्यादा समस्या होगी।
समझ में आई बातें? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ आया? चले भाई अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी एवं सीटेट के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी एवं सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया जाता है? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, एवं सीटेट के अनुसार, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण में किस पर अधिक बल, गणित के शिक्षा में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है? रटने पर? अरे नहीं भैया, गणित रटने से नहीं आता है, गणित को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। गणित क्या है? सवालों का एक बाउंडर है जिसको हमको समझना है कि किधर से आ रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसका समाधान पाया जा सकता है। कि गणित, लोग बहुत डराते हैं, गणित क्या है? बाउंडर है। तो गणित क्या है? एक सवालों का, एक समस्याओं का, उलझनों का बाउंडर है। इसको हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहाँ से आ रहा है, कैसे घूम रहा है ना, और अंत में इसका समाधान करना पड़ेगा कि कैसे निकालें। तो रटने से तो कोई काम नहीं होने वाला। अवधारणात्मक समझ एवं समस्या समाधान पर, हाँ ये बात कुछ हद तक अभी सही है। आगे पढ़ें तो उसके बाद निर्धारित करेंगे यही सही है और कोई। केवल लिखित परीक्षा पर बिल्कुल नहीं भैया, केवल गृह कार्य पर बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन जो सही हुआ था वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि अवधारणात्मक समझ एवं समस्या समाधान पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं सीटेट के अनुसार गणित शिक्षा में किस पर अधिक बल दिया जाता है? वो है अवधारणात्मक समझ एवं समस्या समाधान पर। चीजें समझ में आई? ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें 5 और 10 की विभाज्यता का क्वेश्चन था। ठीक है। और साथ में हमने कुछ मैथमेटिकल या अर्थमेटिक या मैथ की जो पैडोलॉजी थी, मैथ पैडोलॉजी थी, उसको भी सॉल्व किया। लगभग आपके 10-15 क्वेश्चन होंगे मैथ पैडोलॉजी के। तो आप लोग निश्चिंत रूप से, बेहतरीन रूप से पढ़ते रहिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। और आप जिन भी लोगों को आप ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, वो लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दूं मैं कि आपको अगर ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पाने हैं, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर भी है, बट आपको कंप्लीट लेक्चर और प्रैक्टिस सेट सब कुछ एक साथ पाना है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपके सबसे ऊपर लिखा www.infinitymind.online, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके आप फ्री इनरोल करेंगे तो सीटेट वाले कोर्स में, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जो आपके मॉक टेस्ट हैं, सब आपको वहाँ पे टोटल क्या मिल जाएंगे? फ्री मिल जाएंगे। टोटल आपको क्या मिल जाएगा? फ्री मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, व्हाट्सअप करें, कॉल को थोड़ा सा इग्नोर करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉल उठने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं क्योंकि व्यस्तता की वजह से शायद उठ नहीं पाता कॉल। तो मैसेज होने पे जब भी वक्त मिलता है हम आपका रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे सर बोल दिए कॉल करो, कॉल करने पे उठता ही नहीं। तो मैसेज रहेगा तो कम से कम मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा भी कम वक्त मिलेगा, कुछ करते भी या ट्रेवल करते टाइम भी हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनको इनरोल करना है सभी दोस्त जाके वहाँ पे इनरोल कर दें। ठीक। तो आज का कोटा, मतलब आज का जो हमारा क्लास था, हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पूरा लगभग पढ़ लिया है। उनके प्रैक्टिस सेशन में हमने 2-3 लेक्चर कर लिए। अभी 1-2 प्रैक्टिस और कराएंगे, कुछ पैडोलॉजी के क्वेश्चन और कराएंगे विभाज्यता के आधार पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा बाउंडर नहीं है, बहुत ईजी मैथ आता है सीटेट के लिए। ठीक है। चलिए सभी को राम राम, जय हिंद।